ठीक है, देखो तो हम इक्विवेलेंट वेट टॉपिक स्टार्ट कर दिए थे, है ना। और हमने सबसे पहले एटम का देखा था, याद है ना। उसके बाद बेटा एटम में क्या देखा था आपको पता है ना, एक कितने के साथ कंबाइन, ठीक है। हमने देखा था कि ये एक कितने के साथ कंबाइन कर रहा है ना, ये देखा था ना उसका, ऑक्सीजन के कितने के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है। और फिर हमने आगे देखा आइंस का, तो आइंस का क्या है, सिंपल है, उसके ऊपर जो चार्ज एंटर होता है वही होता है, ठीक है। उसके बाद बताओ किसका देखा, वेरी गुड। उसके बाद बेस का, बेस के बाद सॉल्ट का, ठीक है। सबको पता है अच्छे से, इसमें कोई डाउट है किसी को, नहीं ना। डाउट वाउट नहीं आते क्या नोट्स में पढ़ने के बाद में, बहुत है, बहुत डाउट आते हैं। नहीं बता दो, बहुत डाउट आते हैं तो कौन सा बेटा, क्या पूछते हो बताओ। इक्विवेलेंट वेट निकाल के लाना था, निकाल के लाए क्या, बताओ। पोटासियम K2SO4 डॉट Al2SO4 होल साइज डॉट 24 H2O, ये था, पता है। बताओ यहाँ पे कैटाइन बेटा ये कितने मिलेंगे इससे, 2K प्लस सल्फेट SO4 -2, बोलो यहाँ पे 2Al प्लस 3, यहाँ पे बोलो 3SO4 माइनस, देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ से 2 मिला और यहाँ से 6 मिला, यस और नो। टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, 8 पॉजिटिव है। बताओ इन दोनों जगह से यहाँ से कितना मिला, -2, यहाँ से कितना मिला, -6, टोटल कितना हो गया, -8। दोनों को ऐड करके लिख दें क्या एन फैक्टर, नहीं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को, सब निकाल के लाएं। बताओ मोहर सॉल्ट का क्या निकाला है, फॉर्मूला क्या है, Fe NH4 होल ट्वाइस डॉट 6H2, यही है ना, यही है बेटा। कोई अलग लिख दिया क्या, देखो Fe बेटा +2 SO4 -2, अब ये सब लिखने की ठीक है जरूरत है, बट मुझे लगता है जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे +2 आ जाएगा ओवरऑल, यहाँ पे -2, बोलो +2 एन फैक्टर कितना हो गया, बोलो। इक्विवेलेंट वेट भी निकाल लोगे। इक्विवेलेंट वेट में ये प्रॉब्लम आती है कि सर ये वाटर को ले या छोड़ दे, तो बेटा वाटर लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ वाटर आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी वाटर आपको लेना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। जो भी आप पूरे का इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे इसका बेटा, तो उसमें वाटर का भी ऐड करोगे, 24 × 18, 24 तो है वो, एक का 18 होता है, समझ गए। और डिवाइड आप उसको करोगे से 8 से, क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ये यहाँ पे मेन बात है कि वहां पे हम वाटर नहीं लेते, पर वहां पे वाटर लिया जाता है, यस करो। कोई डाउट, मतलब इक्विवेलेंट वेट मेटल ऑक्साइड का देख लिया था, एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था, चलो नेक्स्ट लिखो मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड। बताओ मेटल क्लोराइड का जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा, एम, देख लो भाई जल्दी से इसको लिखना सीख लो तुम लोग। देखो मेटल के ऊपर +X चार्ज हो सकता है कुछ भी, और Cl के ऊपर क्या रहेगा, -1, -1, उसको क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे, उसके सर का इसके पैरों में, बताओ क्या बन जाएगा, M1Cl(X), पक्का, ठीक है। अब बताओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड विल बी इक्वल टू M, सॉरी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ M + X, यस और नो, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl माइनस, Cl माइनस का इक्विवेलेंट वेट पता है हमें कितना, वेरी गुड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5, तो आप इससे फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। बताओ इसमें किसी को डाउट है, यहाँ पे नंबर लिखते हैं क्या, यहाँ पे कितने बोले नहीं लिखा जाता, ठीक है। अब डायरेक्टली हमने ऐसे कई
फॉर्मेट कर लिए थे, किसी को डाउट नहीं होगा शायद। यहाँ पे लिख देंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl माइनस विल बी इक्वल टू 35.5 अपॉन 1 लिख लिया? लिखने में बहुत फास्ट करें। बेटा नोट्स बराबर बना रहे हो, रिवीजन भी करना है उसका, है ना? हाँ। बताओ, वही फटाफट से सॉल्व करो उसको। कर लोगे? बताओ, हो गया? पहले पूछा SaPO4 का एन फैक्टर क्या होगा, वो तो बता दोगे? कितना होता है बेटा? 3 रहता है। फर्स्ट का आंसर 3 आ गया। नेक्स्ट का आंसर बताओ। एन फैक्टर ऑफ S3PO4 इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिएक्शन। बताओ फर्स्ट रिएक्शन में क्या लिखोगे, बताओ। बेटा S3PO4 ने कितने H दिए हैं फर्स्ट रिएक्शन में? बताओ, ये बेस कितने हैं? एक है। OH कितने दिए इसने, और H कितने दिए? तो कितने H मिले आपको वहां से? एक मिला है। तो फर्स्ट रिएक्शन में कितना होना चाहिए?
समझ जाओगे। बेस कितने हैं यहाँ पे, 2 OH मिले हैं और 2 ही H प्लस मिले, बताओ कितना हो जाएगा। और यहाँ पे समझ गए, लिखो फटाफट। देखो भाई प्रो मेथड क्या कहता है, देखो जो प्रोडक्ट बना है, जो सॉल्ट बना है, उसमें देखो कितने एच हैं और पहले कितने एच थे। तो पहले माइनस बाद में, पहले माइनस बाद में, पहले माइनस बाद में, ठीक है। लिखो, ये लिख के देखने की जरूरत है या देखते ही हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा ना, ठीक। ठीक है, यहाँ पे पहला पार्ट जो हमने मोल के एप्लीकेशन में देखा था वो खत्म हो गया। पहला पार्ट क्या था बताओ, स्टोइक्योमेट्री। पहला पार्ट क्या था, स्टोइक्योमेट्री। अभी हम देखेंगे क्या देखेंगे बताओ, कौन सा टॉपिक आएगा आप सेकंड में। स्टोइक्योमेट्री और था, और दूसरा क्या था, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। समझ गए, चलो। हेडिंग लगा देंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। उससे पहले कुछ टॉपिक देखना पड़ेगा अपने को। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, पता है क्या आपको। हमने अभी इक्विवेलेंट वेट पढ़ लिया है, यस और नो। हाँ, तो अभी हम निकालना सीखेंगे बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने से पहले आपको नॉर्मेलिटी देखनी पड़ेगी। वैसे हम कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी क्या होती है, बट थोड़ा बहुत आपको थोड़ा आइडिया होगा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है, बोलो बोलो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, ये होता है नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर लिखें तो हम क्या हो जाएगा, बोलो, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, इन लीटर। समझ गए। या फिर सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को और कैसे लिख सकते हैं, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं बेटा वेट
इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर है। ये सही है क्या? नहीं, मॉलिकुलर वेट से तो बेटा मोल बन जाता है। अगर मैं इसको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करूंगा तब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बनता है। समझ गए ना? यही फर्क है। अगर आप वेट को मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करोगे तो मोल बनेंगे, वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। पूरा सीक्वेंस ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट पढ़ा, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट वेट और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में फर्क है। इक्विवेलेंट वेट बस वो इतना ही है, ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। समझ गए? ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला है बेटा, क्लियर है? देखो सेकंड आपको पता है नॉर्मेलिटी, यहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप क्या लिख सकते हैं बोलो? ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, बोलो क्या होगा? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब बताओ उसको भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। कैसे सर? देखो ऐसे बताओ, वेट इन ग्राम अपॉन, बोलो मॉलिकुलर वेट इनटू एन फैक्टर। याद आया? अरे याद आया कि नहीं भाई? अरे इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकते हो? मॉलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है इसका, बिल्कुल ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। समझ गए? हाँ, तो अब सुनना ध्यान से। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर, ये क्या हो गया? मोल। ये क्या हो गया? मोल। तो इसको आगे ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। बोलो, ये भी एक नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो गया, यस और नो? तो यहां से मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोल सकता हूं क्या इसको? क्योंकि क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, यही है ना? तो ये किसके बराबर हो गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला आ गया। अरे तुम्हें समझ में आया? कहां से आया? बोलो क्या हो जाएगा? मोल इंटू एन फैक्टर, यस और नो? किसी को एक और फॉर्मूला दिख रहा है उसी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का? मुझे दिख रहा है, ये रहा, ये भी तो है। अरे ये भी तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ही है ना? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, देखो एक ही तरह से निकाला है बेटा, बट लोगों को लगता है ये अलग अलग फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब आपने फॉर्मूले से बनते हुए देखा इसको तो आप समझ जाओगे ये कुछ अलग अलग नहीं है, सब एक ही बात है। समझ गए ना? ठीक है, लिखो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने निकालना सीख लिया। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे प्रोडक्ट बनता है, वो सब मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, वेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से कैसे रिलेटेड है वो बताऊंगा। लिखो पहले इसको। तो आपको अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हो, या फिर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हो, सबका फॉर्मूला बेटा यही है। या तो आप नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम लिख दो इन लीटर, या फिर आप वेट इन ग्राम अपॉन बेटा इक्विवेलेंट वेट लिख दो, या फिर आप मोल इंटू एन फैक्टर लिख के आ जाओ। ठीक है, ये सर एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं इसको, यस नो प्रॉब्लम, आप इनको एक दूसरे के बराबर भी लिख सकते हो। ठीक है, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम लिखो लीटर में, आप वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिखो, या फिर आप मोल इंटू एन फैक्टर लिखो, सारी बातें एक ही। नोट करो।
एक क्वेश्चन भी आ गया आपके लिए, देखो 40 ग्राम कैल्शियम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो। कर लोगे? क्या दिया है, वेट डिवाइड किससे करना है? हम्म, बोलो। नहीं होगा, नहीं कर पाओगे बेटा, हैं कि हो गया लिख के? बेटा इक्विवेलेंट हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो, एक ही बात है ना, वो लिखा तो हुआ है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखा हो या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखा हो या ओनली इक्विवेलेंट लिखा हो, ये सारी बातें और बोलो। 20 है, 20 क्या आ रहा है बेटा? आप ये बताओ निकालना क्या है? 2 आएगा, 2 ग्राम इक्विवेलेंट। समझ गए बेटा? कुमुद आ गया समझ में ये लोग क्या गलती कर रहे हैं तुम्हें? नहीं आया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, बोलो बेटा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट कितना दिया है सर? 40। चलो, तुमने 40 बोला तो 40 ही है। इक्विवेलेंट वेट कितना है बेटा? इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का कितना होता है बोलो? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम विल बी इक्वल टू Ca बाई एन फैक्टर से डिवाइड करोगे तो बेटा 20 बाई कितना हो जाएगा? 20 बाई या 40 बाई लिखोगे? 40/2, ठीक है बेटा। 40/2 कितना हो जाएगा? 20। तो आप 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएंगे? 2 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, पहले लगा होगा बेटा कि इक्विवेलेंट वेट निकालना है। हाँ, चलो ऐसा ही लगता है, इसीलिए बराबर पढ़ो कि सर फाइंड आउट क्या करना है हमें न्यूमेरिकल में। चलो लिख लिया। हेडिंग लगा दो बेटा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। देख लो भाई, हेडिंग लगा के बैठ जाओ आराम से। अब देखो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ रहे हैं हम, ये कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि जो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है,
ये यहाँ पे कंज्यूम होगा, यूज होगा और ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है क्या, कि सर इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। कौन से यूज्ड, कौन से यूज्ड। और जब प्रोडक्ट साइड जाओगे तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी, कौन से फॉर्म, ऑल्सो विल बी इक्वल टू बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी, कौन से फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये सबके या कोई भी केमिकल इक्वेशन है, सबके ग्राम इक्विवेलेंट यूज या फिर रिएक्टेड भी बोल सकते हैं इसको बेटा, यूज या फिर रिएक्टेड या फिर रिएक्टेड विल बी इक्वल टू इधर के फॉर्म। समझ गए। अब ये बताओ N1 N2 N3 N4 ये सब क्यों नहीं लिखे, ये सब क्या होते हैं, ये मोल्स हैं क्या या मोलर रेशियो है। आप इनको मोल बोलना पसंद करोगे या मोलर रेशियो। ये होता है बेटा मोलर रेशियो। क्या होता है, मोलर रेशियो। अब आप पूरी इसको बोलोगे आप मोल, ठीक है, अगर आप पूरी रिएक्शन में 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोल बढ़ जाएंगे, समझ गए। बट मैं क्या करूं, इसका एवरेज ले लूं तो बेटा ये तो फिक्स रहेगा ना, तो इसका मतलब क्या है, ये मोलर रेशियो होते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन में दिए होते हैं, जैसे हमने N2 प्लस ये एक रिएक्शन पढ़ी थी आपको याद है ना, N2 प्लस 3H2 gives twice NH3, ये है बेटा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 मोल 3 मोल 2 मोल आपने ये सिखाया था हमें, हाँ ये सिखाया था बेटा, बट इससे छोटा इसका मोलर रेशियो नहीं है क्या इससे छोटा नहीं। आप अगर इस रिएक्शन में पूरी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अब इसके 2 मोल इसके 6 के साथ रिएक्शन करेंगे और यहाँ पे 4 बनाएंगे, बट जब मैं मोलर रेशियो निकालूंगा अब भी वही रहेगा। याद है आपको, हमने मोलर रेशियो मॉलिक्यूलर रेशियो ये सब निकाले थे एक दिन, याद है ना। हाँ तो बेटा ये रेशियो होते हैं। ठीक है, ये क्या है, मोलर रेशियो मानो आप, चाहे मॉलिक्यूलर रेशियो मानो, चाहे आप वॉल्यूम रेशियो मानो। याद आया, ये सब पढ़ा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं बेटा कि ये जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट है और जो स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट था, उसमें ये फर्क है कि स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ गई, ठीक है, और आप उसको बैलेंस करने में फंस गए इसको, ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप इससे कर लो। ठीक है, इजी रिएक्शन है तो फटाफट उससे कर लो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैं कराऊंगा, तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा करना बेटर है, कहाँ पे कौन सा करना चाहिए हमें। ठीक है, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो हमें क्या देखना है कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो भी रिएक्टेड हो या यूज हो और फॉर्म के हमेशा एक दूसरे के सब बराबर होंगे, सबके इक्वल होंगे। ठीक है, उसका भी एक रीजन है, अभी आगे बताऊंगा। तो ये बताओ अगर बराबर होंगे तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो पहला पॉइंट हमारा मोल इंटू एन फैक्टर, किसके लिए बेटा, ए के लिए, यूज्ड विल बी इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ ए। यहां पे बेटा किसके बराबर होगा, मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ, बोलो, एन फैक्टर ऑफ बी के बराबर होगा। यस और नो, वो भी किसका, यूज इसका। और यहां पे क्या लिखोगे, मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ सी, मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ सी, बेटा क्या होगा, फॉर्म होगा। प्रोडक्ट की साइड हम क्या लिख रहे हैं, फॉर्म। और विल बी इक्वल टू मोल इंटू, बोलो, मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ डी, यहाँ पे ये भी क्या होगा, फॉर्म होगा। बात समझ में आई क्या सर। बाकी की चीजें भी जो हमने 3 रिलेशन लिखे थे उनको भी लिख सकते हैं, यस, उनको भी बराबर लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, अब फटाफट आप छापना स्टार्ट करो। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर ऑफ ए यूज्ड विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम in liter of B will be equal to अगर इसका N1 V1
दिया है N2V2 इसके लिए, तो आप वो भी ये सब बराबर लिख सकते हो, N1V1, N2V2, N3V3, N4V4, ये सब भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये सब भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट वाला। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये क्या होगा, यूज्ड ऑफ ए विल बी इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी यूज्ड विल बी इक्वल टू ये सब एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। बताओ मतलब समझ में आ गया इसका तुम्हें? अगर आपका इसका मोल इनटू एन फैक्टर दिया है आपको इसका, और मानो यहाँ पे आपको वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट दिया है, तो सर इसको इसके साथ खिला सकते हैं, अरे इसको इसके साथ खिला सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हो। समझ गए? अगर आपको मोल इनटू एन फैक्टर की वैल्यू आपको पता है ए के लिए, और आपको फाइंड आउट करना है मानो डी का इक्विवेलेंट वेट, और वेट इसका दिया है, तो आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हो, यस नो प्रॉब्लम। आप इसको और इसको ही नहीं, आप इसको और इसको भी इक्वल कर सकते हो। अरे है तो वो भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ही ना, मतलब सर कोई भी किसी के साथ खेल सकता है, यस कोई भी किसी के साथ। ठीक है, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, कहीं से भी आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप अपने हिसाब से कन्वीनियंटली रख लो। आपको वेट इक्विवेलेंट वेट के हिसाब में दिया है वो कर लो, आपको एक का वेट इक्विवेलेंट वेट के हिसाब में है, आपको दूसरा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम के हिसाब से दिया है, तो वो दोनों को कंपेयर कर लो। समझ गए? हम कैसे भी उसको लिख सकते हैं। लिखो फटाफट। देखो भाई, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल में है HCl प्लस NaOH, NaCl और H2O, एसिड बेस सेक्शन दी गई है। हम यहाँ पे इसको चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनके सामने जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखे हैं वही उसके मोल हैं या मोलर रेशियो है, अभी दोनों ही है, अभी तो दोनों ही है, क्योंकि रेशियो भी वही आएगा, मोल का भी वही है। ठीक है, बट मोलर रेशियो बोलना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद बताओ मुझे, उसके बाद बताओ, मैं ये बोल सकता हूँ कि सर इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्ट करके एक से एक मोल बराबर है, यस और नो? बिल्कुल बोल सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बट अगर सर आप बोल रहे हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के हिसाब से करके दिखाओ, सबके इक्वल आएंगे ना? हाँ, वो भी सबके इक्वल आएंगे, बट ये हमेशा इक्वल आएगा या ये कभी कभी इक्वल आता है? ये कभी कभी इक्वल आता है, ये हमेशा इक्वल नहीं आएगा कि सर इसके मोल के बराबर हो, इसके मोल के बराबर हो, ऐसा नहीं आएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि अगर बेटा इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदल गए तो बदल जाएगा। जैसे अमोनिया वाली रिएक्शन पड़ी थी, उसका एक मोल इसके दो मोल के साथ रिएक्शन कर रहा था। ठीक है, तो इनके मोल अभी बराबर है ना, जैसे हमने ये सीखा, अरे इनके मोल अभी बराबर आ रहे हैं, बट ये हमेशा बात सही है क्या? नहीं। ठीक है, फिर ये बताओ सर आप,
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से कैसे चेक करोगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सबके बराबर होंगे, ये आप हमें प्रूव करके दिखाओ। बताओ हम क्या लिखते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए? बेटा अगर मोल दिया तो क्या लिखोगे? मोल इंटू, नहीं मोल इंटू एन फैक्टर। बोलो यही लिखते हैं ना, मोल इंटू एन फैक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबके लिए मोल इंटू एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो। सबके लिए मोल इंटू एन फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है। हमें इसका मोल पता है, बताओ इसका एन फैक्टर क्या होगा? बोलो इन सबके एन फैक्टर देख लेते हैं। बोलो एन फैक्टर क्या होगा? एच कितना है बेटा? 1। बताओ ओ एच कितना है? 1। समझ गए? सॉल्ट है, सॉल्ट के ऊपर बेटा नेट पॉजिटिव या फिर नेट नेगेटिव चार्ज कितना है? 1। बताओ वाटर के लिए कैसे देखोगे? एच प्लस और ओ एच माइनस। यस और नो? बताओ नेट क्या देखोगे, कैसे देखोगे? चार्ज कितना है? 1। सबका आपको एन फैक्टर पता चल गया? यस और नो? बताओ मोल इंटू एन फैक्टर विल बी इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर विल बी इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर। बताओ ऊपर वाली बात हमेशा सही है, नीचे वाली बात हमेशा सही है, या दोनों ही? ऊपर वाली बात क्या है सर? ऊपर वाली बात ये है मोल, नीचे वाली बात क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। बोलो ये वाली बात सही है कि सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल होंगे, या ऊपर वाली बात सही है कि सबके नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे हर रिएक्शन में? नीचे वाली बात सही है बेटा। हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में यही तो पढ़ रहे हैं कि रिएक्टेंट के यूज्ड प्रोडक्ट के फॉर्म के बराबर होंगे हमेशा। ऊपर वाली बात हमेशा सही नहीं, ये तो जस्ट एक केस है, ठीक है? अरे समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? नहीं समझे ना? तो बेटा हाँ तो बोलना पड़ेगा। यही है बेटा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ तो सब बराबर ही थे दोनों, बट ऐसा हमेशा होगा या नहीं होगा वो चेक करके देख लेते हैं। एक मिनट में जल पी के आता हूँ। ये यूज ये फॉर्म और ये फॉर्म। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। H2SO4 प्लस ठीक है। देख लो बेटा
बताओ इसका कितना मोल है, 1 मोल है इसका। इसका कितने मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, और इसके 1 मोल बन रहा है, और इसका भी 2 मोल बन रहे हैं। बताओ सबके इक्वल होंगे क्या मोल? नहीं। ये क्या है इसका मोलर रेशियो, ये क्या है बेटा मोलर रेशियो, पक्का। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, अब क्या निकालें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो क्या करोगे आप, मोल इंटू एन फैक्टर करोगे। सर मोल इंटू एन फैक्टर क्यों कर रहे हो, वेट वाले से क्यों नहीं निकाल रहे, आता नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोल ही दिए ना, है ना, क्यों फालतू में मुसीबत पैदा करें अपने लिए। देखो समझ गए ना। बताओ यहाँ पे एन फैक्टर निकालोगे सबका, कितना आएगा इसका, 2। 2 है ना, 2 H इसके पास, बेटा इसका कितना आएगा है, कि 2 आएगा। सर 2 OH एन एच के पास में है, 2 आएगा या 1 आएगा, बोलो 2 आएगा या 1 आएगा, कुमुद बताएंगे। बताओ बेटा, कुमुद आर यू देयर, बताओ बताओ जल्दी, 1 आएगा 2 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा बेटा। NaOH है, आप 2 NaOH के लिए नहीं निकालते, NaOH के लिए निकाला जाता है एन फैक्टर, ठीक है। वैसा ही H2SO4 के लिए निकाला है हमने, एक H2SO4 के पास में 2 H प्लस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा इसके ऊपर +2 चार्ज, मतलब ठीक है, उसके ऊपर -2 तो इसका, और इसका 1, ठीक है। वाटर का 1 ही निकाला तो 1 ही रहेगा, ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे 2 हो गए, तो एन फैक्टर नहीं चेंज होता है, ठीक है। समझ गए, देखो इधर यहाँ पे मतलब मोल इंटू एन फैक्टर करें, मोल इंटू एन फैक्टर, ठीक है। मोल इंटू, बोलो एन फैक्टर, बोलो मोल इंटू एन फैक्टर, और मोल इंटू एन फैक्टर। बताओ ये वाली वैल्यू फिर से बराबर होगी क्या? यस, यही तो क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। समझ गए, यही क्या है बेटा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो ये बताओ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जब भी हम देख रहे हैं बेटा, ये इससे अफेक्ट हो रहा है क्या, इनके सामने क्या लिखा हुआ है, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सर आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर दो। समझ गए, जैसे कभी कभी उठ के आए और चाय रेडी है, चलो चाय पी लेते हैं, मतलब ब्रश बाद में किया, समझ गए ना। हाँ, मतलब यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन कर रहे हो सर बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से निकाल लेते हैं, बिना पेन की कर दिया खत्म, दिमाग में चले, ठीक है। हाँ, क्योंकि बैलेंस करने के लिए तो आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा ना, सर इधर 2 करेंगे तो इधर, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड है वो, ठीक है। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड है, नहीं तो आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, फिर दूसरा यही तरीका है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट, इसके यूज, इसके ग्राम इक्विवेलेंट यूज, ये ग्राम इक्विवेलेंट इसके फॉर्म, और ये वाले ग्राम इक्विवेलेंट इसके फॉर्म, ठीक है। नोट करो फटाफट। बताओ इसमें क्या बनना चाहिए बेटा, BaCl2 प्लस Na3PO4, क्या बनना चाहिए इसमें? अरे ये इसके साथ हो, उसके साथ BaPO4, ये बनेगा ना, प्लस Na, ये बैलेंस है क्या है, मतलब PO4 यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 ये 2, समझ गए बेटा। फॉस्फेट आयन PO4-3 होता है ना, आप IOC पढ़ के बैठे हो ना, P ब्लॉक ये सब, ठीक है। कुछ चैप्टर को छोड़ के बाकी का तो पढ़ के बैठे हो। तो PO4-3 होता है, इसका 3 इधर आ गया, Ba+2 होता है, इसका 2 इधर आ गया, समझ गए ना। बताओ बैलेंस करें, फॉस्फेट कितने बेटा, इधर कितने हैं
और इधर कितने हैं, ये कितने हैं, ये कितने हैं, बताओ वो कितने आएंगे फिर। देखो बैलेंस हुई क्या, 3216, यस और नो, ठीक है 3216। बैलेंस क्यों कर रहे हैं सर, पहले मोल के हिसाब से देखने की बात कर रहे हैं हम। बताओ इसके 3 मोल, इसके बेटा 2 मोल के साथ रिएक्शन करके इसका 1 मोल बनाएंगे और इसका 6 मोल बनाएंगे, ठीक है। फिर हम वही चेक करें पुराने तरीका, कौन सा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट एक ही बात है बेटा, मोल इंटू एन फैक्टर, यस और नो, मोल इंटू एन फैक्टर। बताओ एन फैक्टर निकाल लेंगे इसका फटाफट से। बताओ ये एक सॉल्ट है, बताओ +2 -2, बताओ कितना आ जाएगा एन फैक्टर बेटा, बोलो कितना आ जाएगा, 2, 2 आएगा ना, अरे 6 कर दिया क्या, 2 आएगा 2। कोई किसी को डाउट है बेटा, Ba+2 होता है 2Cl- होता है, समझ गए बेटा। यहाँ बताओ, यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर कितना है बोल दो, 3Na+ आएगा ना, 3Na+ और PO4-3, इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्या, पक्का, इसका बताओ फिर मुझे। सॉल्ट के लिए x इंटू वाई करना सीखा था, याद है आप लोगों को, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, जब x नॉट इक्वल टू वाई हो। सर यहाँ पे एक्स वाई करेंगे तो 12 आ जाएगा फिर, नहीं ये पूरा आयन है, ये 1 है, यहाँ पे एक्स वाई करोगे तब भी 3 आएगा, और यहाँ पे एक्स वाई करोगे तो 6 आएगा। सर आप बिना एक्स वाई करे बताओ, 3Ba+2 कितना हो गया, 6 हो गया। एक Ba के ऊपर कितना है, +2 है, तो 3 के ऊपर 6 हो जाएगा, पक्का, कोई डाउट बेटा। यहाँ पे बता दो, एक Na के ऊपर तो 6 के ऊपर 1 ही रहेगा बेटा, वो तो वैसे ही बातें है ना, समझ गए, खुशी आ रहा है बेटा समझ में, ये लैग हो रहा है बताओ, लैग हो रहा है या लैग हो रहा है बताओ। अब ये नीचे की कहानी लिख लो खुद से, समझ जाओगे, देख लो, इसके 3 मोल 2 के साथ 1 के और 6 बने, ठीक है, लिखो फिर। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से सब एक दूसरे के बराबर होंगे, बेचारे 11th वाले कर पा रहे नहीं है बेचारे, उनसे इस मामले में बात ही नहीं हो पाती, संडे को उनकी क्लास लेनी पड़ेगी। हाँ बेटा उनके ग्रुप में जाते हैं, वो लोग देखते हैं इसको, डाउट नहीं पूछते। एक जन तो कह रहा था क्लास में कि सर की केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है, बायो वाली मैम से बता रहा था, तो मैम ने मुझे बताया, मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं आती तो मैं क्या कर सकता हूँ अभी, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक है। आपको अगर मैं एडिशन सिखा रहा हूँ तो पहले गिनती आनी चाहिए आपको, है ना, अगर आपको गिनती नहीं आती इस क्लास में, आप मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपने पुरानी क्लास में गड़बड़ी की है कुछ, अब वो फिर पूरी क्लास का फ्लो नहीं खराब कर सकते, ऐसा होता है। उससे क्या है, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है ना फिर। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कहीं पे किसी को समझ में नहीं आना आना, वो मेहनत करनी पड़ती है, सब आ जाता है समझ में, ठीक है। घर पे होमवर्क करना पड़ता है, ठीक है, उसको अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है, खुद को एनालाइज करना पड़ता है, क्यों नहीं आ रहा, तो क्या कमी है उस चीज को एलिमिनेट करें। बताओ बेटा, यहाँ पे मोल इंटू एन फैक्टर 3 × 2, यस और नो, इसके बेटा बोलो 2 × 3, इसके लिए बोलो बेटा 1 × 6, इसके लिए बोलो बेटा 6 × बताओ सब बराबर आ रहे हैं, और यही क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लिख लो। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, बहुत इधर खेल लिए, देखो ग्राम इक्विवेलेंट ये यूज वाले हैं, और इधर बेटा फॉर्म्ड वाले होते हैं ना, ये ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्म,
चलो क्वेश्चन करेंगे। बेटा इतना इजी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि मुझे ऐसे पढ़ाया होता तो मैं बहुत कुछ अच्छा कर लिया होता पहले। मैं खुद सोचता हूँ इस बात को कि इतना भी इजी रहता है सब्जेक्ट, बट रहता है सबका अलग अलग पढ़ाने का तरीका। जब तक मुझे खुद ही समझ में नहीं आता तो मैं उसको कैसे समझा सकता हूँ? ऐसा थोड़ी कि मैं रट के आया उसको, मैंने ऐसे लिखा दिया, इसको लिख लो ऐसे ही होता है, ऐसा मैं पढ़ा नहीं सकता कभी। जब तक कोई चीज मेरी ही समझ में नहीं आती तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा? ठीक है, वैसा रहता है। चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ NaOH। इसको बेटा सब लोग सही करने की कोशिश करेंगे। NaOH which is required to neutralize, which is required to neutralize 4.9 gram of H2SO4। मेरा टाइम स्टार्ट हो गया, 40 सेकंड है आपके पास में। आ गया आंसर? चलो बेटा टाइम आउट हो गया 2 बार। देखो इधर, सुनो बात को। मेथड 1, लॉ ऑफ इक्वलेंस से करते हैं इसको पहले। बोलो, न्यूट्रलाइज की रिएक्शन तो लिख दोगे ना, H2SO4। बोलो, Na2SO4 प्लस H2। ठीक है, बैलेंस कर दिए, कोई बात नहीं, नहीं भी करने की जरूरत है, लॉ ऑफ इक्वलेंस चल रहा है अभी। ठीक है, बताओ यहाँ पे बेटा क्या पूछा जा रहा है? इन दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ पे जाओगे या वे फालतू में आप लोग? नहीं, जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, जितना बोला है उतना ही काम करो। बताओ, वेट अपॉन इक्वलेंट वेट, इसके लिए विल बी इक्वल टू वेट अपॉन इक्वलेंट वेट ऑफ इसके लिए, दोनों के बराबर रख सकते हैं ना। ठीक है, हमें वेट और इक्विवेलेंट भी दिया गया है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर मानो सर मोल इंटू एन फैक्टर हो तब भी लिख सकते हो, इसके मोल इंटू एन फैक्टर विल बी इक्वल टू इसके मोल इंटू एन फैक्टर। मैं अभी बेटा बता रहा हूं आपको, सॉल्व कर लेंगे अभी। ठीक है, या फिर तीसरा बोलो, नॉर्मेलिटी इंटू
वॉल्यूम N1V1 इक्वल टू N2V2। आपको जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन दी गई आप उस हिसाब से कर सकते हो, बट अभी तो हमें क्या दिया है, वेट और इक्विवेलेंट वेट वाली बात, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, केवल इसी को रह देते हैं। बताओ वेट H2SO4 का दिया है क्या? यस, कितना दिया है? 4.9 ग्राम। हमें H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो बताओ इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालो बेटा? इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 और इक्विवेलेंट वेट निकालना है एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना होता है बेटा? तो कितना आ जाएगा? 49, ठीक है। तो 49 ये हो गया, इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा इधर? बताओ वेट निकालना है ना इसका, और इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? बताओ H2SO4 है और ये NaOH का देखो कितने H है, अरे OH कितने? एक है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 40/1 इक्वल टू 40। बताओ एक अननोन है, 3 नोन है, कर लोगे? बताओ इससे कितने टाइम, कितने टाइम? 10, ये 6 और 10 से 4, वेट कितना आ गया? यही हो जाएगी ना कैलकुलेशन। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सर अच्छा लगता है, ऐसे 2 3 लाइन, ठीक है ना, हो जाएगा। अब कोई सोच रहा होगा सर स्टाइकोमेट्री, उससे भी कर देता हूँ, टेंशन मत लो, इसको लिखो फटाफट से। स्टाइकोमेट्री से भी कहते हैं मेथड 2, आप नोट करो। मेथड 2 स्टाइक्योमेट्री, स्टाइक्योमेट्री, स्टाइक्योमेट्री कॉल पर, नहीं मनोज सर से बात कर लो आप कॉल पर। स्टाइक्योमेट्री, बोलो स्टाइक्योमेट्री के लिए बेटा केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस है, अच्छा लिखो जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया, दो ही कलर में खेलें अभी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, कलर चेंज करने में टाइम लगता है। देखो इधर, देखो बेटा, क्योंकि पेपर में आपको एक ही कलर में खेलना है ना। हाँ बाद में तो आप लोगों की जिंदगी में रंग भरोगे, डॉक्टर बन जाओगे तो अच्छे फील्ड में चले जाओगे वहां पे, ठीक है, बट अभी ठीक है। देखो बात सुनो बेटा, यहाँ पे कितना मोल है इसका? तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, रेशियो इसका 1:2 है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर इसके 98 ग्राम इसके कितने के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, बोलो बोलो। 2 मोल के कितना वेट हो गया बेटा? अरे वेट कितना हो जाएगा, 1 मोल का वेट 40 है, तो 2 का कितना हो जाएगा? लिख सकते हैं ना, इसके 98 ग्राम इसके 80 ग्राम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, पक्का? लिमिटिंग कौन है? कोई भी नहीं है, अरे दोनों वन ही है ना, अरे इसके मोल अपॉन ये, इसके मोल अपॉन इसके मोल अपॉन ये, दोनों वन वन ही आ रहे हैं ना, लिमिटिंग कोई नहीं है, मैंने बताया था तुम्हें। तो बेटा इसके ये इसको पूरा का पूरा खा जाएंगे। मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो? अब ये बताओ हमें किसके वेट दिया है H2SO4 का? पक्का 4.9 दिया है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से, तो सर ये भी बोलेगा मैं भी, पक्का। अब ये क्या बन गया? 49, क्या बन गया? 49, हमें 4.9 बनाना है, तो 10 से इधर, और ये भी बोलेगा सर मैं, बताओ आंसर आ गया। तो इसका बेटा 4.9 ग्राम इसके कितने के साथ रिएक्शन करेगा, बोलो बोल दो। इतना टाइम, देख समझ गए, दोनों मेथड से आंसर आ जाता है, यस और नो? चलो जल्दी से करो तुम लोग।
क्वेश्चन लिखने में बेटा वक्त लगता है फिजिकल केमिस्ट्री में, करने में वक्त नहीं लगता, है ना। अगर आप बराबर करोगे, सही से करोगे, जैसा सिखा रहा हूं वैसा सीखोगे, तो क्वेश्चन लिखने में ही वक्त लगता है। क्योंकि हमारे एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट ऑफ 90% वो वैसे ही आते हैं। ठीक है, बस वो कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं आपको आता है कि नहीं आता। जल्दी करो बेटा, 1 घंटे की क्लास और बची है, 4 बजे तो सर आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, चलो जल्दी से आओ फिर। लिखो बेटा, लिख लिया ना। चलो एक क्वेश्चन है थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला, चेक करते हैं कैलकुलेशन कितनी कर पाओगे। 3 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड gives 5 ग्राम of metal chloride. Find out equivalent weight of metal. Find out equivalent weight of metal. ऑप्शन दिए 66.50, ऑप्शन बी है 33.25, ऑप्शन सी है 99.50 एंड ऑप्शन डी है 49.50। करें जी फटाफट से इसको। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से इसको करने की कोशिश करें पहले। क्या बोल रहा है बेटा, ये मेटल ऑक्साइड से आपको क्या मिल रहा है, मेटल क्लोराइड। आप रिएक्शन बैलेंस कर लोगे क्या, नहीं, इसीलिए फालतू में उलझना नहीं है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, M2O X, ऐसा नो, यही तो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था लिखना तुम्हें। मतलब मेटल क्लोराइड का क्या लिखोगे बेटा, M1Cl X। इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है। सर बाकी बैलेंस, अरे जाने दो ना, उसने यही बोला है। ठीक है, तो आप किसको भी वैसे भी देख रहे हो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आप करो। क्या क्या दिया है तुम्हें, 5 ग्राम मेटल क्लोराइड दिया है और 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड दिया है। दोनों के इक्विवेलेंट वेट बराबर कर सकते हैं, यस और नो। दोनों के इक्विवेलेंट वेट बराबर कर सकते हैं क्या, हाँ। कौन सा सर, वेट की टर्म में दिया है तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड रिएक्टेड या फिर यूज्ड विल बी इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड फॉर्म, यस और नो। बताओ वेट कितना दिया है मेटल ऑक्साइड का, 3। ठीक है, 3 दिया है, 3 दिया है। बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ, लिख सकते हैं ना, उसी के तो बराबर आता था, याद है ना तुम्हें। तो बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, यस और नो। बताओ, बताओ वेट कितना दिया है इसका, यहाँ पे कितना दिया है, 5 5। बताओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, बताओ एक ही अननोन है। कैलकुलेशन में उलझोगे क्या तुम लोग, हैं, देखो इधर एक बार देख लो बेटा, ये 5 से 3 को कट कर सकते हो, ये 0.6 टाइम, और ये 0.6 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा, ऐसा कर सकते हैं ना। नहीं तो आप ऐसा करो, 5 में इसको करो, फिर 3 में इसको करो, फिर और बढ़ा लो कैलकुलेशन। मैं तो कम करने के लिए बता रहा हूँ आपको। देखो आंसर आ गया किसी का,
यस, देखो बहुत टाइम लगेगा आपको कैलकुलेशन करने में ये वाली। देखो बेटा सुनो, ये 0.6 टाइम कट हो गया, 0.6 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो कितना आ जाएगा, EM प्लस 8 इक्वल टू 0.6 EM मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस 0.6 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई किया तो 6 5 30, अरे 30 होगा, और 6 5 30, और पहले का 3 कितना हो गया 33, और 6 3 जा 18, 18 और 3 21। आप क्या लिखोगे, 2 पॉइंट लगाओगे, एक 0.6 का और एक उसका 21 पॉइंट ये लिखोगे। अब ये 8 इधर जाएगा, बताओ कितना बचेगा, 8 इधर गया तो 13.30, 13.30, और ये इधर आएगा तो कितना बचेगा इधर 0.4 EM और 13.30, बताओ EM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13.30 अपॉन 0.4, पॉइंट से इधर शिफ्ट कर लो उसको, तो क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा मान लो आप लोग, तो इधर हो गया 133, इधर हो गया 4, आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो इसी हिसाब से कैलकुलेशन की थी या आपने अपने हिसाब से ऐसे किए तो अच्छा है, आपने अपने हिसाब से की होगी तो ज्यादा फंसोगे, मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ा होगा। ठीक है, मैं वैसे ही रास्ते बताऊंगा जहां पे कैलकुलेशन कम करके आंसर आएगा। हाँ, ये मल्टीप्लाई और ये करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ एक क्वेश्चन पूरा उसको सॉल्व करो। देखो क्या लिखा जा रहा है क्वेश्चन में, 1.6 ग्राम ऑफ एनी मेटल रिएक्ट्स विद HNO3, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है बेटा। ठीक है, और क्या बना रही है, देखो नाइट्रेट बना रही है, नाइट्रेट, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, M1NO3 का होल X, ऐसे लिखोगे ना, ये लिखना सीख गए हो ना अभी, M के ऊपर प्लस X आता है, यहाँ ये समझ गए ना, नहीं समझे, लिखो पहले क्वेश्चन लिखो तुम। लिख लिया, फटाफट लिखा करो बेटा, 20 से 30 सेकंड में कोशिश किया करो लिख जाए पूरा क्वेश्चन।
लिख लिया, चलो सॉल्व करो। अब देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 1.6 ग्राम ऑफ एनी मेटल रिएक्ट विद HNO3 फॉर्म क्या करता है बेटा, मेटल नाइट्रेट। आपको पता है मेटल प्लस एक्स NO3 माइनस 1, बताओ मेटल क्या बनेगा बेटा, M1NO3 का होल एक्स, यही है ना। आफ्टर हीटिंग द मेटल नाइट्रेट विल प्रोड्यूस 2 ग्राम मेटल ऑक्साइड। इसको हीट किया और क्या बना दिया इसने, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाओगे मेटल ऑक्साइड, M2OX, ये लिखोगे ना M2OX, क्योंकि बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप बना ही नहीं पाओगे तो कैसे करोगे इसको, समझ गए ना, ये सब मैंने सिखा दिया अभी, है ना, पक्का। बोलो 2 ग्राम इसने ये बनाया, बोल रहा है कि फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। बताओ पहले मेटल का कितना ये दिया है बेटा, 1.6 ग्राम, और यहाँ पे इसका कितना दिया है, 2 ग्राम। हमें ये फालतू के बकवास से कुछ मतलब है क्या, इसके 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 सबके बराबर होंगे क्या, ग्राम इक्विवेलेंट, और क्या बेटा चप्पल जूते क्या बराबर होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे ना बेटा, इसके ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर होंगे, इसके ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर होंगे। अब जो जिसके बारे में भी पूछा गया उसको देखो और बाकी खत्म करो सवाल, समझ गए, इसका वेट दिया है, इसका वेट दिया है, देखो निकालो अब क्या करना है। तुम लोग बेटा बड़े भोले हो, है ना, नहीं है सर बोले। देखो मैंने ये लिख दिया, यही है, लिखो, बोले नहीं हो तो करो सवाल फिर, देखो कर पाओगे कि नहीं। आंसर आ गया, इतना टाइम नहीं बेटा, जल्दी करो। नहीं आ रहा, रेडी टू आ रहा है, चलो देखो तो फिर बेटा वेट कितना दिया है इसका, 1.6, इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट ही करना है ना मेटल का। बताओ इसका वेट कितना दिया है, 2 ग्राम, इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस ऑक्सीजन, यही लिखोगे। बताओ कुछ कट पिट होता हुआ दिख रहा है, इससे 0.8 टाइम कर दें, है ना, यस और नो, पक्का। बताओ बेटा इधर ये 0.8 चला गया और इस 0.8 को इधर ले आओ तो 0.2 हो जाएगा, 0.2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.2 EM इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 8, और ये 0.2 से कितने टाइम कट हो जाएगा, 2 से कितने टाइम कट होगा, 4 टाइम। ऐसा आंसर आ रहा है क्या, नहीं ऐसे नहीं होगा, है
क्या बोल रहे हो बेटा? देखो बात सुनो, ये इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें ये इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा वो? 6.4, दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ये कितना हो जाएगा? 0.2 em इक्वल टू 6.4। बोलो पॉइंट से पॉइंट गया, इसका कितना बचेगा? 30। पक्का? तो इक्विवेलेंट वेट मेटल का कितना आ गया? 32। ये मेथड सही है, बट कुछ लोग प्रो मेथड वाली भी यहाँ पे, क्यों बताएंगे अभी। देखो मेटल ऑक्साइड है, लिखो बेटा, उसको पहले नोट कर लो जिन्होंने नहीं किया है, फिर प्रो से बताते हैं। लिख लिया? देखो यहाँ पे बेटा ऐसे भी कर सकते हो आप, मेटल है प्लस ऑक्सीजन है और उसने क्या बनाया? मेटल ऑक्साइड, M2O X। वही है, फाइनली यही बन रहा है ना, शुरुआत और आखिरी यही है। मेटल ने रिएक्शन करके क्या बनाया? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, सुनो बेटा, मेटल का कितना दिया है? 1.6। इसका कितना दिया है? नहीं पता। इसका कितना दिया है? तो इसका निकाल सकते हैं क्या? यस। टोटल वेट तो कंजर्व रहेगा ना, बताओ। तो कितना रहा होगा यहाँ पे? 0.4। पक्का 0.4 रहा होगा? ये बताओ, ये बताओ मुझे, अब इसका वेट आ गया, इसका वेट आ गया, तो डायरेक्टली इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो सर? यस। ई 0.4 अपॉन, देखो कितने टाइम कट हो गया? 4 टाइम, ई इज इक्वल टू 30। प्रो मैक्स, देख लो, इसको भी देख लो बेटा। देखो, आप बताओ, आप बताओ मुझे, इसका इक्विवेलेंट वेट इसके इक्विवेलेंट वेट के साथ ही कंबाइन करेगा? अगर इसको आपको 8 करना है, 8 करना पड़ेगा ना, ऑक्सीजन का 8 ग्राम उसके इक्विवेलेंट वेट के साथ ही कंबाइन करेगा ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन का 8 ग्राम, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? 20 का। यस और नो? तो ये कितना हो जाएगा? 8 ग्राम। अब इसका 8 ग्राम इसके इक्विवेलेंट वेट के साथ कंबाइन कर रहा होगा, तो ये भी बोलेगा सर हम भी 20। तो कितना आ जाएगा? ठीक, तो आप देख लो कौन से रास्ते से जाओगे, बाई एयर, बाई पैदल, या बाई बस। ठीक है, लिखो जल्दी से। ठीक है, अब इस जो सवाल किया ना हमने ये वाला, इसको ऑक्साइड मेथड भी बोल देते हैं, कहीं कहीं बुक्स में या कई तरीके से पढ़ाया जाता है। तो टीचर्स ऑक्साइड मेथड में लिख देता हूँ, तुम लोग ये सोचो कि सर ने पढ़ाया नहीं। ऑक्साइड मेथड में क्या होता है? कंबाइन ऑक्सीजन इनडायरेक्टली, और उसके यहाँ पे हम मेटल का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करते हैं। कंबाइंड ऑक्सीजन इनडायरेक्टली, M प्लस O2 गिव्स, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट of metal will be equal to gram equivalent of O2 will be equal to gram equivalent of metal oxide। तो आपको इधर खेलना है तो आप केवल इधर ही रहो, W2 अपॉन
ठीक है। यहां से बेटा जब ये सवाल कर रहे थे एक कंक्लूजन निकला बहुत अच्छा। सर जो उसके वेट का रेशियो आता है वही उसके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो आता है। फिर से, जो उसके वेट का रेशियो आता है वही उसके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो आता है। यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। जिसको समझ में आ जाता है वो फटाफट सवाल करता है। ठीक है। जो उसके वेट का रेशियो आता है वही इसके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो आता है, या जो उसके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो है वही उसके वेट का रेशियो है। मतलब सर कोई भी किसी के साथ कंबाइन करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंबाइन कर रहा है या डिस्प्लेस कर रहा है, तो वो उस रेस्पेक्ट में कंबाइन या डिस्प्लेस करता है कि सर अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 ग्राम है, तो अगर वो सामने वाले के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा केवल उतने के साथ ही रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन का 8 ग्राम। बात समझ में आई? यहाँ पे आप मेटल कितना भी रख लो, 64 रख लो, ठीक है, और रख लो, बट 8 ग्राम ऑक्सीजन तो 32 के साथ ही रिएक्शन करेगा इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से। ठीक है। तो ये बताओ इसके वेट का रेशियो बेटा 1:4 है, तो उसके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो भी 1:4 है। यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। ठीक है। हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। ठीक है, किताबों में लिखा हुआ मिल जाता है, बट ये अंडरस्टैंडिंग किताबों में नहीं मिलती। देखो, लिखो फिर से बेटा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। देख रहे हो सर, सवाल ववाल करवा दिए, सब बता दिया कैसे निकालते हैं, आप फिर से पढ़ा रहे हो वही। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो हमने क्या लिखा बेटा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यहां पे लिखा जो वेट का रेशियो है वही इक्विवेलेंट वेट का रेशियो है। इसका मतलब ये हुआ कि सर वेट रेशियो विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट रेशियो। यस, यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। इस तरीके से अभी सवाल करना सिखाऊंगा मैं तुम्हें। बताओ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के लिए क्या बोलोगे बेटा, जो वेट का रेशियो है वही उसके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, ये टैग लाइन हो जाएगी यहाँ की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखो कितने फास्ट करते हो आप लोग पे, अगर समझ में आ गए तो। 1 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट, ऑफ मेटल कार्बोनेट on heating gives 5.6 gram of metal oxide, of metal oxide. Find out equivalent weight of metal. Find out equivalent weight of metal. ऑप्शंस हैं 10, 20, 30, 40। लिखो। कोई बेटा मेटल कार्बोनेट रहा होगा, MCO3, M2CO3X, ये ऐसे लिखोगे ना, हीट करोगे, उसने क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड M2OX। जो वेट का रेशियो है वही इक्विवेलेंट वेट का रेशियो है। देखो कैसे कर पाओगे, मेथड से करोगे या कैसे करोगे?
आप ये लिख रहे होगे सर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड, ये लिखोगे ना बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, या किसी का आंसर आ गया, मेटल ऑक्साइड, यस और नो? बताओ बेटा, इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन ये बेटा अपॉन W2 अपॉन E2, ठीक है? बताओ इसका वेट हमें गिवन है क्या? यस 1। बेटा इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखोगे सर? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट। नंबर से हमें कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हमने सीख लिया पहले, ठीक है? बताओ बेटा इधर इसका वेट कितना है? 5.6 ग्राम दे रहा है। बताओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 8। सर यहाँ पे दो चीज अननोन है, कैसे करेंगे? अरे आइन इसका तो निकाल सकते हो ना। बताओ कार्बोनेट का कितना आएगा? 12 प्लस 48 60, 12 प्लस 48 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 30। ये बिना लिखे कर सकते हैं ना, बिना लिखे कर सकते हैं ना, ये सर लिखना पड़ेगा 12 है ना, 11th वालों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? देखो इधर 1 EM प्लस कितना आएगा बेटा? 30, 30 आएगा 5.6 डिवाइडेड बाई EM प्लस 8। बोलो कुछ कटपिट होता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा अभी, ठीक है? ऑप्शन नहीं है तो अभी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। देखो इसको 5.6 इधर आ जाएगा, 5.6 में 3 का मल्टीप्लाई करो, मतलब 56 में 3 का करो ना डायरेक्टली। क्या आपको ऐसा अच्छा लगता है लिखने में? EM प्लस सर इक्वेशन नहीं बनती ना, तब तक लगता ही नहीं कि सवाल सॉल्व कर रहे हैं। बेटा इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन बनाते ही रह जाओगे, ये सच्चाई है। जिन्होंने इक्वेशन बनाई है इक्वेशन ही बनाते रहे फिर। बताओ ऐसे लिखने में अच्छा लगता है ना? नहीं बिल्कुल नहीं अच्छा लगता बेटा, ठीक है? लिखने में अच्छा लग रहा है बट काम की चीज नहीं है वो, ठीक है? मैं लिख देता हूँ क्योंकि कुछ लोग ऑफेंड हो जाए 11th में। EM प्लस सर पढ़ाते रहिए, पूरा सारा काम सोचते हैं हम खुद कर लें। देखो सर बताओ बेटा ये 5.6 हो गया डायरेक्टली, और इसमें 56 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 18 हो गया, यस और नो? 18 हो गया ये, और 18 और कितना आएगा? 15 और 168, ठीक है? और ये EM प्लस 8। बताओ किसको किधर ले जाए? ये सही क्या है कि 168 आएगा या 16.8 आएगा? देख लो, मैं तो पूछ रहा हूँ बस। हम्म 1 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट हीटिंग 5.6 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। बेटा 56 इंटू 3 करोगे 168 ही आएगा, ठीक है? करो आगे, अब क्या करेंगे? गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ? हम्म एक मिनट बेटा, इसका वेट है ना, मुझे लग रहा है ये गड़बड़। इसको 0.56 देखो, ये इसका वेट गड़बड़ हो गया था, ठीक है? इसको लिखना है बेटा 0.56, इसी की वजह से वो गड़बड़ आ रहा है, ठीक है? अभी चेंज कर लो, इसको 0.56 कर लो, तो 0.56 करोगे तो ये क्या आ जाएगा? समझ गए ना? अभी कितना हो जाएगा? 16.8। तो इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले जाओ, तो EM इज इक्वल टू ये 0.44 और ये हो जाएगा 16 8.8, तो EM 8.8 डिवाइडेड बाई ऐसा आ जाएगा, ठीक है बेटा? ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्टली ऐसे ही कर लो अगर तुम्हें आ रहा है तो।
कितना आ जाएगा 20, 100 से इधर मल्टीप्लाई किया 44 हो गया, ऊपर 880 हो गया 20 टाइम्स। किसी ने और पहले भी निकाल लिया था क्या आंसर मेटल ऑक्साइड से? कर सकते हैं क्या इसको और जल्दी देख लो। हम्म, कर रहे हो क्या या सोच रहे हो? होगा। इसको करो बेटा, नहीं हो रहा तो बताता हूँ अभी।
कैलकुलेट द वेट ऑफ सैंपल 60% बाई वेट ऑफ H2SO4। ठीक है, कोई सैंपल है जिसमें 60% बाई वेट H2SO4 प्रेजेंट है, रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। H2SO4 की रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कराई जा रही है, तो वहां पे 60% बेटा सैंपल का वेट निकालना है आपको। रिएक्शन ये बताओ, आप जैसे मानो मार्केट से शुगर लेके आए और कंकड़ पत्थर वाली शुगर है, ठीक है, कंकड़ पत्थर उसमें मिले हुए हैं, ठीक है, तो आप सस्ती मिल रही थी इसलिए आप ले आए। तो आपने क्या किया कि आपको पता चला सर वो तो 60% प्योर ही है। आफ्टर आपने प्योर किया, जब उसके कंकड़ पत्थर निकाले, ठीक है, आप लेके आए कि मानो 10 kg लेके आए थे, ठीक है, अगर वो 60% प्योर है तो उसमें से कितनी रह जाएगी, 6 kg, बाकी तो 4 kg क्या निकल गया उसमें से, वेस्ट मटेरियल हो गया ना। तो वैसे ही है, वैसा ही है, H2SO4 का जो सैंपल है उसमें 60% ही H2SO4 प्योर है, आगे 40% तो बेकार का कचरा है, ठीक है। तो हमें उस सैंपल का वेट बताना पड़ेगा जो सैंपल 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करेगा, समझ गए। तो हम रिएक्शन लिखेंगे, H2SO4 रिएक्शन करेगा CaCO3 के साथ में, ठीक है, क्या बनाएगा नहीं आता तो और अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, ठीक है। सुनो, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका वेट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इसके वेट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट, इसके साथ में रिएक्शन करेगा ना, अरे इन दोनों के बराबर होंगे इक्विवेलेंट वेट, समझ गए। W1 अपॉन E1, W2 अपॉन E2। बताओ इसका हमें वेट दिया है क्या, नहीं दिया, इसका हमें वेट दिया है क्या, दिया है, बताओ कितना दिया है 50। इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे बताओ, कितना आएगा वो भी बोलो बेटा। अरे 100 ही आता है ना मॉलिक्यूलर वेट तो, बट 100 आता है, बट इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे फिर, 100/2, पक्का कितना आ जाएगा 50। बताओ इसका वेट हमें पता है क्या, नहीं, वही तो फाइंड आउट करना है। और वेट जो आएगा यहां से, ये बताओ, जो हमें मानो आप कचरे वाली जो भी आपने है शुगर, आपने चीनी उसमें डाल दी चाय पत्ती में, तो ये बताओ चाय पत्ती में जो कचरा है वो भी मीठा कर देगा क्या, नहीं, जो सैंपल है उसमें से केवल H2SO4 ही रिएक्शन करेगा ना, जो वेस्ट मटेरियल है वो तो रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें जो इसमें यहाँ पे वेट जो आएगा H2SO4 का निकल के, वो कौन सा आएगा, प्योर वाले का, समझ गए, प्योर वाले का, सैंपल में से प्योर वाले का। बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 49, तो बताओ वेट कितना आ गया बेटा 49 ग्राम, ठीक है। सर H2SO4 का 49 ग्राम रिएक्शन कर रहा है इसके 50 ग्राम के साथ में, बट हमें तो 49 ग्राम थोड़ी पूछा है, उसने तो हमें पूछा है सैंपल का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 60 ग्राम किसमें प्रेजेंट है, 100 ग्राम सैंपल में। अरे यही मतलब है ना 60% प्योरिटी का मतलब यही है ना बेटा, 60 ग्राम कितने में है, 100 ग्राम में, तो बेटा 1 ग्राम कितने में होगा, 100/60 में, तो बेटा 49 ग्राम कितने में होगा, 100/60 अपॉन ये इंटू 49। अब ये बताओ मुझे, अब एक बात मुझे बता दो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, ये 0 0 गया, 490 हो गया, 490/6, 490/6, बताओ 8 टाइम जाएगा, ठीक है, कितना बचा 1, और फिर 1 टाइम, आगे 81 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आ रहा होगा। अब मेरी बात सुनो, ये बताओ अगर 60% प्योर है, 60% प्योर है, ठीक है, और आपके पास वेट जो आया 49 आया, तो आंसर 49 से बड़ा आएगा या कम आएगा, आपको सैंपल ज्यादा लेना पड़ेगा इससे कम लेना पड़ेगा, अरे 49 से ज्यादा लेना पड़ेगा ना, पक्का। देखो 49 से ज्यादा कितने आंसर है, एक तो 49 ही है और एक 29 है, दो आंसर है, पक्का। आपको 98 कब लेना पड़ता, जब वो केवल 50% प्योर होता, बेटा 98 तब लेना पड़ता ना, नहीं समझे बेटा, 49 ग्राम ही रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पक्का। मानो मैंने 98 ग्राम लिया और मैं बोल रहा हूँ ये 50% प्योर है, तो इसमें से केवल 49 ग्राम ही H2SO4 है ना, बाकी 49 ग्राम तो कचरा है, ऐसा ही है ना, पक्का। अगर बेटा ये बताओ 49 ग्राम 50% प्योर होता, तब आपको 98 ग्राम लेना पड़ता, तो 98 भी नहीं आंसर है, तो बचा हुआ आंसर क्या आएगा, तुम यहां से भी आंसर कर सकते हो, समझ गए, अरे समझ गए ना, पक्का। तो ये तो हमारा आंसर आ गया ही, और बाकी वो तरीका तो मैंने बता दिया। चलो लिखो फटाफट, इसको और भी तरीकों से बताता हूं मैं तुम्हें, पहले लिखो इसको।
ये वाला तुम भूल गए थे क्या, सैंपल वाला तरीका? सैंपल वाला भूल गए थे क्या? देखो सैंपल का वेट कैसे निकालते हैं। सैंपल वेट आपको पता है, सैंपल वेट ज्यादा आता है या कम आता है? ज्यादा आता है। ज्यादा आता है ना, तो आप 100 ऊपर रखो, 60 नीचे रखो। जितना परसेंट प्योर है, सर मैंने अगर 60/100 कर दिया तो भाई कम ही आएगा ना, फिर तो आपने पहले ही कम कर दिया उसको। ठीक है, और जितना आया है उसका मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए क्या? आपको सैंपल का वेट निकालना है तो आपको ज्यादा लाना है ना। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि कोई आपको दिया जाएगा 110% प्योर है, ऐसा थोड़ी होगा। समझ गए ना? अगर 90% प्योर है तो 100/90 करो, बाकी जो आया है वो निकालना है आपको। तो यहाँ पे 49 है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर ये तरीका समझ गए तो। पक्का कर लोगे? आ गया कि नहीं समझ में? तो ऐसे सवाल बेटा कर सकते हो कि नहीं है? चलो, हाँ उसका भी बताऊंगा बेटा, एक मिनट रुको। उसमें क्या है, थोड़ा सा रिएक्शन की नॉलेज होनी चाहिए आपको। रिएक्शन की नॉलेज का मेरा मतलब क्या है, आप जब भी मेटल कार्बोनेट को डिकम्पोज करोगे तो मेटल ऑक्साइड बन रहा है और साथ में क्या बनता है बताओ? CO2। CO2 साथ में क्या बनता है? CO2। देखो डिकम्पोजिशन दो टाइप का पढ़ा है हमने। एक तो मेटल कार्बोनेट जो फर्स्ट डे के होते हैं वो केवल हीट होते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते। याद है Na2CO3, इन सबका टेम्परेचर बढ़ता था, ये डिकम्पोज नहीं होते थे। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई था। ठीक है, बट लिथियम एक ऐसा था जो डायगोनल रेसिस्टेंस शो कर रहा था सेकंड डे के साथ में। वो सेकंड डे के जो मेटल कार्बोनेट होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बोनेट बनाते हैं। याद आया? हाँ, तो उसकी नॉलेज होना थोड़ा जरूरी है, अभी बताऊंगा मैं इसको, पहले इसको देख लो एक बार बस। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, H2SO4 और CaCO3। मतलब इसका वेट कितना दिया है? 50 ग्राम। 50 ग्राम। ठीक है, इसका वेट पूछा गया है। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है? 50। अरे कैल्शियम कार्बन का इक्विवेलेंट, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है? तो बेटा इससे सिंपल रेशियो इसका बन सकता है क्या और कोई? नहीं, ये 50/49, तो ऊपर 50 आ रहा है तो यहां भी कितना आना चाहिए? अरे रेशियो बेटा, वेट का रेशियो और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो सेम रहता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की डेफिनेशन। समझ गए क्या? तो ऊपर वाला क्या है? वेट रेशियो। क्या है बेटा? वेट रेशियो। नीचे वाला क्या है? इक्विवेलेंट वेट रेशियो। तो कोई ना कोई रेशियो तो वहां पे गिवन होगा ना। पक्का? तो ये क्या है वेट रेशियो, वो क्या है? इक्विवेलेंट वेट रेशियो। बताओ कर लोगे अभी? कर लोगे ना? नहीं कर पाएंगे बेटा, ये पता है हमें, तो यहाँ पे कितना आएगा ये? 49। सर 49 आ गया, तो अब इससे कर लो जो तरीका। बताओ सैंपल का निकालना है आपको, आपको पता है 49 से ज्यादा ही आएगा आंसर, 60% प्योर है, 49 का मल्टीप्लाई करो, आंसर जो आ रहा होगा। और वैसे भी ये करने की जरूरत भी मैंने खत्म ही कर दी, अगर आप सवाल समझ में आ गया तो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, आया हुआ है। ठीक है, हाँ। और तुम सोचोगे सर आप अपने हिसाब से सेट करके लाते हो, फिर अपने आप खेलते रहते हो। प्रीवियस ईयर के हैं, आप हमें बताते हो कि ऐसे कैलकुलेशन हो जाएगी, ऐसे आप अपने हिसाब। ऐसे बेटा आए हुए सवाल है, मैं क्या अपने घर से थोड़ी ला रहा हूँ, है ना? कि मेरे घर पे बनते होंगे ऐसे न्यूमेरिकल। ये कहीं ना कहीं आए हुए हैं बेटा सब, है ना? समझ गए? बोर्ड में एक बार ऐसा बोल सकते हैं कि बोर्ड्स में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा रहती है, बट कॉम्पिटिटिव में 80-90% सवालों में कैलकुलेशन नहीं, कॉन्सेप्ट ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये प्रो वाले लोग ऐसे जाएंगे बाई एयर। कर लोगे? उसका 50 ग्राम उसके 49 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा। सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी निकालना सीख गए, तो एक कॉपी की छत पे लिखी दो। सैंपल के लिए अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, 100/परसेंटेज प्योरिटी, हाँ वही जो भी दिया होगा, और इंटू जो आपको डिजिट दिया है। ठीक है, वेट, वेट दिया है जो भी दिया है बेटा, वेट या जो भी आपको दिया है, तो सैंपल निकालने का तरीका है। कॉपी की छत पे लिख दो।
कर लोगे इस तरह के सवाल? थोड़ा देख लो, सांस ले लो सवालों को जो किए हैं उन्हें। लंबी गहराई सांस लो, फेफड़े फुला लो। ठीक है, अभी और पढ़ना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ई, ऑप्शन बी है 1/e, ऑप्शन सी है 1/n फैक्टर, ऑप्शन डी है n फैक्टर। 1 ग्राम ऑफ, बेटा कितना ग्राम इक्विवेलेंट दिया है आप करके देखो। बताओ। अरे वेट पूछ रहा है आपको, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दिए हैं। ग्राम इक्विवेलेंट को बेटा किससे रिलेट करना है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से। आपको पूछा क्या जा रहा है? वेट। आपको गिवन क्या है? ये 1, तो W इक्वल टू क्या हो गया? E ग्राम। ज्यादा टफ पूछ लिया क्या? चलो समझ गए बेटा। तो किसी का 1 ग्राम इक्विवेलेंट उस सब्सटेंस के E ग्राम के बराबर होता है। किसी का 1 ग्राम इक्विवेलेंट उसके उसके A ग्राम मतलब उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर रहता है। ठीक है, उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर रहता है। अगर आपको कोई मानो कैल्शियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट दे रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई आपको कैल्शियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट दे रहा है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और कोई दूसरा पर्सन आपको कैल्शियम का 20 ग्राम दे रहा है, आप किसकी तरफ जाओगे? मतलब किसी की तरफ नहीं जाओगे। मतलब मेरा मतलब ये है, आपको कौन से में फायदा दिखेगा? 20 ग्राम में। अच्छा फिर से सुनो बेटा, कोई आपको कैल्शियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट दे रहा है, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम का, और कोई आपको कैल्शियम का 20 ग्राम दे रहा है, आपको कहाँ वजनदार बात दे रही है? बताओ कहाँ ज्यादा अमाउंट मिलेगा? कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? बेटा दोनों ही बातें बराबर हैं, थोड़ा लेट समझे आप। ठीक है, दोनों ही बातें बराबर हैं। मैं यही तो इस चीज को यहां से प्रूव कर रहा हूं। फिर से एक बार हो जाए, इस बार तैयार हो? चलो, अगर कोई आपको बेटा आधा ग्राम इक्विवेलेंट देता है, आधा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, आधा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, और कोई आपको 49 ग्राम H2SO4 दे रहा है, आपको कहां पर फायदा दिखेगा? नहीं फिर नहीं, दोनों अलग अलग हैं देने वाले। एक बोल रहा है कि लिए लो आधा ग्राम इक्विवेलेंट, और एक बोल रहा है ये लो 49 ग्राम, आपको कहां पे ज्यादा दिखेगा? बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वेट कितना होता है? तो 49/2 हो गया, और एक हो गया 49, आपको 49 ज्यादा दिखना चाहिए ना। फिर लेट है, नहीं समझे क्या? देखो भाई, एक दे रहा है हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4,
और दूसरा पर्सन दे रहा है 49 ग्राम। तो आपको पता है हाफ ग्राम का मतलब क्या हो गया, 49/2 ग्राम। ठीक है, क्योंकि E/2 होता है ना ग्राम में। ठीक है, ये क्या हो गया, तो कौन सा ज्यादा हो गया, 49 ग्राम वाला। समझ गए हैं? अभी छोड़ने की क्लास फिर बता नहीं पा रहे हो अभी तुम लोग। देखो, नहीं मेरी इच्छा बेटा, जब तक पढ़ोगे ध्यान से तभी तो। देखो सर, लिखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम Na का वेट लिखो, कितना आएगा, ग्राम ऑफ सोडियम। ये आपको कंप्लीट करना है अभी, दूसरा कंप्लीट करना है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, वेट लिखो इसका, ग्राम ऑफ H2SO4। लिख लिया, एक और न्यूमेरिकल, बहुत ही अच्छा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, देखो इसका आंसर बता देना, आज का आखिरी सवाल है। ठीक है, इक्वल टू मोल ऑफ सब्सटेंस, आपको बताना है कितने मोल के बराबर होगा। मतलब किस किस में रिलेशन देखना है, बताओ फिर फटाफट। E 1/E n फैक्टर, या फिर 1/n फैक्टर। कर लिया बेटा, बताओ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, 1 मोल इंटू n फैक्टर, बोलो तो ये कितना आ जाएगा, 1/। इधर बेटा मोल निकालना है ना, तो इसको इधर फेंकना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो आंसर नहीं बताए फिर भी, इसलिए एक और सवाल करना पड़ेगा। करें क्या फिर एक और सवाल, क्लास का टाइम हो गया फिजिक्स का। ठीक है, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रिवाइज करो बेटा, क्वेश्चंस को अपने हाथ से प्रैक्टिस करो। ठीक है।